नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल, आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के स्टॉक मार्केट बिज़नेस एंड फाइनेंस अपडेट्स में। दुनिया भर में होने वाली सारे ऐसे इवेंट्स जो आपके पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स को, आपके इनकम को, खर्चे को, वो सारे न्यूज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबको एनालाइज़ करना सीखेंगे कि किस तरीके से हमें कॉज़ और इफ़ेक्ट को एनालाइज़ करना चाहिए, जब भी हम कोई बिज़नेस आर्टिकल पढ़ते हैं या इकोनॉमिक्स या फाइनेंस रिलेटेड आर्टिकल्स को पढ़ते हैं। शुरुआत करूँगा मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से और हम रिलेटेड आर्टिकल्स हमने पिक किए हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं आज जो इंडिया जिस तरीके से टेरर को फाइट कर रहा है इस टाइम पे और आप देख रहे हो कि बॉर्डर पे हमें स्कर्मिश देखने को मिल रहा है। हमने अच्छे खासा एक्शन लिया है एंड न्यूट्रलाइज़ किया है हमारे टारगेट्स को। तो ऐसे सिचुएशंस में मतलब किस तरीके से हमारे इन्वेस्टमेंट्स को इम्पैक्ट कर सकता है? इंडिया की इकोनॉमी पे क्या इसका बहुत नेगेटिव फ़र्क पड़ेगा? क्या लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा? ये सारी चीज़ें हम आज इस पे फ़ोकस करेंगे। तो शुरुआत करूँगा सबसे पहले आर्टिकल से, इसमें मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ना पढ़ते हो, उन्हें सबको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर, जहाँ पे हम टेररिस्ट जितने लोकेशंस हैं पाकिस्तान में हमने उन पर अटैक किया है। हमने मिसाइल्स वगैरह लॉन्च की हैं एंड एक्शन लिया है, न्यूट्रलाइज़ करने की कोशिश की है ऐसे लोकेशंस को। तो यहाँ पर करीब 25 मिनट का एक मेजर्ड नॉन एस्केलेटरी मिसाइल ड्रोन स्ट्राइक्स किए हमने अर्ली आवर्स ऑफ वेडनेसडे में एंड आप देख सकते हो कि काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। यहाँ पे काफ़ी टारगेट्स को हमने न्यूट्रलाइज़ किया। काफ़ी सारे टेररिस्ट ऑर्गनाइज़ेशंस थे जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जिनके ऊपर हमारा निशाना था एंड वी हैव राइट टू रिस्पॉन्ड। इस ऑपरेशन में कहा गया है कि ये रिस्पॉन्स है जिस तरीके से इंडिया पे टेररिस्ट अटैक हुए हैं, तो हमने उन टारगेट्स को न्यूट्रलाइज़ किया है सिर्फ़ जो टेररिस्ट बेस थे जिसे टेररिस्ट यूज़ कर रहे थे फॉर ट्रेनिंग एंड फॉर प्लानिंग ऑल द काइंड ऑफ कंस्पिरेसीज़ अगेंस्ट इंडिया। तो इंडिया ने इस तरीके के पहले भी एक्शंस लिए हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ सकता है, अब ये जानते हैं हम लोग। एस्केलेशन में स्ट्रेन इंडियाज़ फिस्कल मैथ। इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि ये जो एस्केलेशन हुआ है, एस्केलेशन मतलब मामले का, लड़ाई का बढ़ना, ये स्ट्रेन कर सकता है इंडिया के फिस्कल मैथ को, मतलब जो हमारा खर्चा वगैरह है ओवरऑल वहाँ पे थोड़ा-सा हमें ज़्यादा स्ट्रेस पड़ सकता है एंड हो सकता है कि कहीं न कहीं जो हमारे फिस्कल टारगेट्स हैं, वहाँ से हम थोड़े-से पीछे रह जाएँ। तो आप ये देखिए कि जो एस्केलेशन है अगर यहाँ पे आगे बढ़ता है, फर्दर एस्केलेशन होता है मतलब आगे ये मामला अगर और कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गया, पाकिस्तान की तरफ से कोई रिटेलिएशन आ गया या कुछ और हुआ, तो कहीं न कहीं यहाँ पे इंडिया का जो फिस्कल अरिथमेटिक है, मतलब हमारा जो बजट है, इस पे फ़र्क पड़ेगा अगर टेंशन्स ऐसे ही रहे। तो इकोनॉमिस्ट ने कॉशन किया है, वार्निंग दी है एंड सिचुएशन जो है अगर कंस्ट्रेंट रहा तो इससे ब्रॉडर इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी आ सकता है, लेकिन अगर नहीं बढ़ता सिचुएशन सॉरी कंटेन्ड रह जाता है, तो इससे कोई ब्रॉडर इम्पैक्ट नहीं आएगा। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट रहेगा जो तुरंत खत्म हो जाएगा। तो फिस्कल साइड पे होगा ये कि इंडिया को रिसोर्सेज़ जो पहले लेट्स से हमें डेवलपमेंट पे खर्च करना था, सब्सिडीज़ पे करना था, किसी और चीज़ पे, अब वो ही पैसे से कहाँ जाएगा वो पैसा हमारे वॉर चेस्ट में, राइट? वेपन्स के लिए, एमो के लिए, हम बॉर्डर पे और ज़्यादा सिक्योरिटी को टाइट करेंगे, तो इन चीज़ों में हमारे रिसोर्सेज़ ज़्यादा लगेंगे जितना हमने प्लान किया था। तो ये रिसोर्सेज़ आएँगे कहाँ से? हम थोड़ी ऐसे पैसा प्रिंट कर देंगे अनलिमिटेड। ये पैसा आएगा बाकी जगहों से जो रोड का प्रोजेक्ट है, लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर है या कहीं और से। तो गवर्नमेंट ने सेट किया था कि हम फिस्कल डेफिसिट को 4.4% करेंगे जीडीपी के इंटू FY 26 जो पहले 4.8% था बट कहीं एंड डेट टू जीडीपी रेशियो इसे भी हम 50% पे लेकर आएँगे विथ 1% परसेंटेज पॉइंट डेविएशन ऑन द अदर साइड। तो डेट टू जीडीपी रेशियो का टारगेट था हमारा कि जीडीपी इतना है तो लेट्स से कितना हमारा उधार होना चाहिए और फिस्कल डेफिसिट का भी। तो ये कहीं न कहीं ये जो दोनों टारगेट्स हैं ये हिंडर हो सकते हैं यहाँ पे थोड़ा-सा। तो इकोनॉमिस्ट ने कहा है कि अभी तो थिंग्स जो है कंटेन्ड है, कोई बड़ा इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आता। मूडीज़ ने मैंने कल आपको मूडीज़ का आर्टिकल बता दिया था कि उन्होंने कहा है कि टेंशन्स जो है पाकिस्तान के साथ सॉरी उससे कोई बहुत बड़ा मेजर डिसरप्शन एक्सपेक्टेड ही नहीं है। मूडीज़ का क्लियर कट कहना है कि इंडिया पे कोई बहुत बड़ा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, ठीक है? इंडिया भी क्लेवरली यहाँ पे डिसीजन लेगा। कल ही न्यूज़ आई है कि इंडिया जापान को पीछे छोड़ चुका है। इंडिया की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी जीडीपी बन चुका है। तो कहीं न कहीं तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी यहाँ पर है, तो उसे दूसरे नंबर को भी क्रॉस करना है आगे जाकर। तो आई डोंट थिंक कि कुछ इंडिया ऐसे रेकलेस मेजर्स लेगा जिससे हमें फाइनेंशियली काफ़ी हम पर स्ट्रेन पड़े या इकोनॉमिकली। बट यहाँ पे यस पाकिस्तान से एक्सपेक्टेड है कि मे बी कुछ अनप्रेडिक्टेबल न्यूज़ आ सकती है बट नॉट फ्रॉम इंडिया। तो इकोनॉमिस्ट फील कर रहे हैं कि जो डेवलपमेंट्स हैं उन्हें हम मॉनिटर करेंगे। अगर टेंशन एस्केलेट करते हैं तो प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर थोड़ा-सा यहाँ पे हम कहेंगे कॉशियस होगा। बट टिल देन अगर सब कुछ ऐसा ही रहा तो कुछ एक मतलब आप समझिए कि ऐसा इवेंट होगा जो आया और चला गया, किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब स्टॉक मार्केट को भी अगर आप देखेंगे तो कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क मार्केट को नहीं पड़ रहा है, मार्केट काफ़ी ऊपर ही है अभी, सस्टेन कर रहा है ऑल्दो यहाँ पे थोड़ा-सा टाइम करेक्शन है।
रुपी सीज स्टीपेस्ट वन डे ड्रॉप इन मंथ। अब देखिए करेंसी पे क्या फ़र्क पड़ता है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वॉर भी नहीं कहूँगा मैं, छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, तो वहाँ की करेंसी आप देखोगे ना उस देश की, कहीं न कहीं बड़ी तेज़ी से नीचे जाती है। तो यहाँ पे करेंसी रिस्क एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। रुपी ने विटनेस किया एक स्टीपेस्ट डिक्लाइन। रुपया नीचे गिरा है काफ़ी तेज़ी से, पिछले 1 महीने में सबसे बड़ा ड्रॉप आया है जब से पाकिस्तान के साथ हमारे टेंशन्स बढ़े हैं, एंड यहाँ पे जो राइज़ आया है डॉलर इंडेक्स में, उसकी वजह से फर्दर और ज़्यादा वीकनिंग हुई है। तो करेंसी डेप्रिशिएट हुआ कितना? 0.47%, 0.47% का ड्रॉप आया रुपये में टू 8.92%। सॉरी 84.92 पर डॉलर आ चुका है रुपया। तो थोड़ा-सा रिकवरी भी आई, एंड जो स्टेट ओन्ड बैंक्स हैं उन्होंने भी डॉलर्स बेचा ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जब भी बड़ी तेज़ी से अगर रुपया नीचे गिरता है, तो जितने भी हमारे सेंट्रल बैंक्स होते हैं, अगर आप देखोगे तो एक ही है फिलहाल, लेकिन मैं अक्रॉस द मैं बोल रहा हूँ वर्ल्ड, जब भी आपकी करेंसी डोमेस्टिक करेंसी वीक होती है, तो सपोर्ट करने के लिए आप डॉलर को बेचते हो और अपनी करेंसी को बाय करते हो, ताकि थोड़ा डिमांड बढ़े। आप आर्टिफिशियली डिमांड को बूस्ट करने की कोशिश करते हो, तो यही हमें नज़र आया हमारे रुपए के साथ भी। तो अगर ऐसे ही क्या कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते रहेंगे, तो रुपए पे ऐसे ही फ़र्क पड़ेगा? जी हाँ, हमने यूजुअली देखा है, ट्रेंड यही है, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स अगर बढ़ते हैं, तो डॉलर इंडेक्स हमेशा स्ट्रॉन्ग होता है, एंड रुपया हमेशा कमज़ोर होता है। कोई भी डोमेस्टिक करेंसी जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, उनकी करेंसी हमेशा कमज़ोर होती है। तो ये एक फिनोमिनन है जो बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा प्रेडिक्टेबल है, कोरिलेटेड है, एंड कॉज़ेशन भी है यहाँ पर। तो करेंसी क्या फर्दर वीक होती रहेगी? नहीं। अगर ये कंटेन हो गया ना ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर, तो हमें कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आएगा आगे होता हुआ कि हमारी करेंसी और वीक हो रही है। वॉर रिस्क प्रीमियम्स इन मरीन एविएशन सेक्टर्स में गो अप। अब वॉर रिस्क प्रीमियम बढ़ने वाले हैं। भई ये प्रीमियम होता क्या है? तो वॉर रिस्क प्रीमियम होता है मरीन में, समुद्र की यहाँ बात हो रही है, और एविएशन में जो हम हवाई जहाज़ का प्रयोग करते हैं। ये 2 सेक्टर्स एविएशन और मरीन, यहाँ पे मरी वॉर रिस्क प्रीमियम्स बढ़ने वाले हैं, अगर कॉन्फ्लिक्ट इंडिया और पाकिस्तान के ऑपरेशन में प्रोलॉन्ग होता है और ज़्यादा एस्केलेट होता है। तो एक्सपर्ट्स ने नोट किया कि जो री-इंश्योरेंस प्रीमियम है, जब भी आप मरीन से कुछ भेजते हो सामान दूसरे देश में या एविएशन से, तो आप इंश्योरेंस करवाना होता है आपको अपने गुड्स का, तो इंश्योरेंस कराते हो, तो यहाँ पे एक वॉर रिस्क प्रीमियम भी होता है, जो बढ़ जाता है जब कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं तो, ठीक है? क्योंकि अब हमारा जो सामान है, उसके डिस्ट्रक्शन के चांसेस बढ़ गए हैं, राइट? क्योंकि अब यहाँ पे मिसाइल्स लॉन्च हो रही हैं, स्कर्मिश है, टेंशन्स बढ़ गए हैं बॉर्डर्स पे। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ आपसे पैसा ज़्यादा लेंगी इंश्योरेंस करने का, राइट? जैसे अगर आप बूढ़े होते जाओ, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ता रहता है, राइट? क्योंकि वहाँ पे रिस्क ज़्यादा है आपके बीमार होने की। तो यहाँ पे कोई इमीडिएट सिस्टमैटिक इम्पैक्ट तो नहीं है, लेकिन जो लोकलाइज़्ड प्राइसिंग है, हार्डनिंग है, और रिवाइज़ एक्सक्लूजन्स है, और पोर्टफोलियो de-risking है, वो ज़रूर होंगी कॉशियस री-इंश्योरर्स द्वारा, एंड अगर टेंशन्स ऐसे ही बढ़ते रहे, तो ये आगे और ज़्यादा बढ़ते रहेगा। तो जो कॉस्ट है किसी भी चीज़ को, गुड्स को समुद्र से या एविएशन का यूज़ करके एक ट्रांसपोर्ट करना एक देश से दूसरे देश, ये इंक्रीज़ होने वाला है। तो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स ये जब भी होते हैं, इनके तो रिस्क प्रीमियम आप देखोगे इंक्रीज़ हो जाते हैं। टेररिज़्म या पॉलिटिकल वॉयलेंस भी बढ़ता है, तो यहाँ पे कहीं न कहीं हमें देखने को मिलता है कि ज़्यादा प्रीमियम्स बढ़ गए हैं, तो इससे हमारे बिज़नेसेस के कॉस्ट इंक्रीज़ होते हैं, जो अपने गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर गुड्स को इम्पोर्ट भी कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस एक्सपर्ट्स, जो कमर्शियल लाइन्स इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी, फायर और दूसरे सेगमेंट्स हैं, ये वॉर को कवर नहीं करते हैं। तो अगर आपके गुड्स का इंश्योरेंस है नॉर्मल, तो वो फायर उसमें कवर्ड नहीं है, वॉर उसमें कवर्ड नहीं है। फायर में भी अगर आप देखोगे, तो वॉर कवर्ड नहीं है। तो वॉर ऑन लैंड हिस्टोरिकली एक स्टैंडर्ड एक्सक्लूजन है, लेकिन जो वॉर है वॉर कवर में बी बॉट बाय मरीन हल एंड कार्गो एंड एविएशन सेगमेंट्स। इसका मतलब जो एस्केलेशन है, उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा रेट्स पर फॉर मेनी इंश्योरेंस कवर्स, लेकिन स्टिल जो डेवलपमेंट्स हैं ऑन ग्राउंड, ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं रेट्स को और कवरेज को। तो हम वो चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, अभी हो नहीं गई है ये, बट दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। आप मान के चलो, अगर कॉन्फ्लिक्ट्स आगे बढ़ते हैं, तो ये एक सिचुएशन है जो हमेशा होता है। तो फॉर नॉलेज हमें ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान 2 कंट्रीज़ नहीं है दुनिया में, और भी जगहों पे काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब वॉर वाले सेक्शन को खत्म करके आते हैं अगले आर्टिकल पे, गेम ऑफ स्किल नॉट गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज टेल सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज यहाँ पे चैलेंज कर रही हैं कि जो 28% जीएसटी लग रहा है ना हमारे पे, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और ये कह रहे हैं कि हम गैम्बलिंग की कंपनीज है ही नहीं। आप ये देखो, इनका लॉजिक हम सिर्फ समझेंगे, बहुत एंड अप जाने की जरूरत नहीं है इस आर्टिकल में। इनका ये कहना है कि जितने भी हमारे गेम्स हैं, ये है गेम ऑफ स्किल। यहाँ पे स्किल की जरूरत है, एक्सपीरियंस की जरूरत है, ठीक है? ये गैम्बलिंग या बेटिंग का नेचर है ही नहीं, जो गवर्नमेंट इस पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा रही है, ये टैक्स यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो सीनियर काउंसिल के अकॉर्डिंग जो प्लेयर्स हैं, वो चूज़ करते हैं टू प्ले फॉर अ प्राइज़ पूल,
स्टेक करते हैं आइडेंटिकल अमाउंट और प्ले करते हैं गेम ऑफ स्किल अगेंस्ट ईच अदर। तो प्लेटफॉर्म पार्टिसिपेट ही नहीं करता किसी भी गेम प्ले में और डिटरमाइन नहीं करता स्टेक्स फॉर द प्लेयर्स। तो प्लेयर्स फ्री है कि वो चूज करे अपना गेम, पर्टिकुलर स्टेक अमाउंट को चूज करे और फिर वो अमाउंट जो है वो डिजिटल वॉलेट में वो डिपॉजिट करता है, जिससे रिलीज किया जाता है लेटर टू अ विनर। तो प्लेटफॉर्म एक फैसिलिटेटर है, वो तो फैसिलिटेट कर रहा है यहाँ पे, उसका कोई कैपेसिटी मतलब सिर्फ एक इंटरमीडियरी है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दे रहा है, ना तो वो इंटरेस्ट है उसका कोई प्राइज मनी से वो कुछ नहीं ले रहा है, ना वो इंडल्ज कर रहा है साइड बेटिंग में। जो लोग खेल रहे हैं ये गेम्स वो एक दूसरे के अगेंस्ट खेल रहे हैं, प्लेटफॉर्म का कुछ लेना देना है ही नहीं। तो डीजीजीआई ने कहीं करीब करीब 21,000 करोड़ का जीएसटी डिमांड कर दिया था गेम्स क्राफ्ट नाम की कंपनी पे, और इन्होंने कहा था कि ऑनलाइन बेटिंग प्रमोट कर रहे हैं, रमी कल्चर, गेम्सी, रमी टाइम, ये सारे गेम्स के यूजेज से। तो कहीं ना कहीं अब ये सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है कि जो गेमिंग इंडस्ट्रीज है स्पेसिफिकली, ये आप देखो कि रमी जैसे और जो ड्रीम इलेवन जैसे कंपनीज है, इनका क्या फ्यूचर होने वाला है। अगले आर्टिकल की बात करूंगा, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज हो सकता है बाउंस बैक करे 12 से 18 महीनों में, गोदरेज कंज्यूमर के मैनेजिंग डायरेक्टर ने कही है ये बात। गोदरेज कंज्यूमर एक एफएमसीजी कंपनी है जो रोजमर्रा की चीजें हम लोग नेसेसिटी जिसे बोलते हैं, चाहे आप नमक बोलो, आटा बोलो, तेल, राशन, जिसके बिना आप नहीं रह सकते, ये सारे प्रोडक्ट्स हमें ये सेल करते हैं। अब कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि जो फूड इन्फ्लेशन है, नॉर्मल मॉनसून है और एक एट पे कमीशन आने वाला है, ये डिमांड को बूस्ट करेगा। तो 12 से 18 महीने में अगर आप देखो ये व्यू रखते हो तो डिमांड बढ़ने वाली है इंडिया में हर चीज की। एफएमसीजी वॉल्यूम ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ये पीक पीक जीडीपी ग्रोथ, तो अगर जीडीपी ग्रोथ 6% है तो वॉल्यूम ग्रोथ एफएमसीजी में 7 से 7.5% होना चाहिए, और वो द लास्ट 2 इयर्स ये 4% रहा है, तो 2 से 3% कम रहा है, डेविएशन है। और इनका कहना है ये जो डेविएशन है ना, जो कम रहा है 2 से 3%, ये शॉर्ट टर्म ही है, लॉन्ग टर्म में इसका कोई खराब ये रिकवर करेगा और एक बहुत बढ़िया हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो लोअर फूड इन्फ्लेशन, इनकम टैक्स में जो घटत आई है वो, इसके अलावा वेलफेयर स्कीम गवर्नमेंट्स की है, साथ में पे कमीशन, ये सारी चीजें मिलके कल्मिनेट करेंगी एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं एक प्रॉपर सिनर्जी से आप देखो तो इंडिया में कंजम्पशन इंक्रीज होगा। बात करते हैं फेडरल रिजर्व की। जैसे इंडिया में आरबीआई है, यूएस में फेडरल रिजर्व है, और इन्होंने ब्याज दरों को अनचेंज रखा है, मतलब कोई चेंज नहीं आया है ब्याज दर में, जैसा एक्सपेक्टेड था, और फिर से वही बात रिपीट की, बिल्कुल पैरट की तरह ये रिपीट कर रहे हैं हर बार अपने स्टेटमेंट्स को, क्योंकि प्रॉब्लम ही वही सेम चल रही है। फेडरल रिजर्व ने कहा कि इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज रखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का जरूर यहाँ पे खून खोल रहा होगा मुझे लगता है, एंड इन्होंने कहा कि जो अनसर्टेनिटी है ना दुनिया में वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद। टैरिफ्स बढ़े हैं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और ग्रोथ भी बहुत स्लो हुई है, जीडीपी ग्रोथ रेट आधे से भी ज्यादा कम हो गई है। तो यूनानिमस डिसीजन था, सबने मिलकर लिया कि भाई रेट्स 4.25 से 4.5 ही रहेंगे, जैसे वो दिसंबर से अभी तक चलते आ रहे हैं। इन्होंने हाईली वॉलेटाइल मोमेंट देखा फॉर द इकोनॉमी के लिए, ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए भी, जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। लेबर मार्केट अभी भी बिल्कुल सॉलिड है। अनसर्टेनिटी क्या है, आउटलुक को लेकर है कि आगे फर्दर क्या होने वाला है, एम्प्लॉयमेंट क्या बढ़ेगा, क्या इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर टैरिफ बढ़ गया तो। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि मुझे लगता है जो 3 महीने का बफर टाइम दिया डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर, जैसे ये 3 महीने का बफर टाइम होगा तभी क्लैरिटी आएगी कि अब आगे कितना टैरिफ है किस देश पर, उससे यूएस में क्या इंडस्ट्रीज ओपन होंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, या फिर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब ये सिचुएशन प्रिडिक्ट करना इजी नहीं है। चाइना के साथ इनकी बातचीत जो है बैकडोर से स्टार्ट हो चुकी है पहले, एंड यहाँ पे हमें देखना होगा क्लियरली कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो किस तरीके से प्ले आउट करती है। फेडरल रिजर्व उसके बेसिस पे ही आगे डिसीजन लेगा। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अभी के अभी रेट कट्स हो जाएं, ताकि जीडीपी ग्रोथ रेट जो 50% नीचे आ गया है, 50% से भी कम हो गया है, वो कहीं ना कहीं बढ़े। लेस टू स्पेंड, इंडिया बाइज लेस ऑफ डेली नीड्स। इंडिया डेली नीड्स के जो प्रोडक्ट्स है ना वो बहुत ही कम बाय कर रहा है। अभी मैंने पढ़ा कि स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, जब जीडीपी 6% से ग्रो करती है तो 7 से 7.5% ग्रोथ आता है कंजम्पशन में, जो हमारे कंजम्पशन है, लेकिन यहाँ पे कंजम्पशन सिर्फ 4% की ग्रोथ से चल रहा है, तो ये तो एक डेविएशन है। तो गोदरेज कंज्यूमर के एमडी का कहना है कि डेविएशन जो है ये शॉर्ट टर्म है, ये आगे बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिमांड, अब अगला आर्टिकल यही है कि जो डेली ग्रोसरीज, हाउस होल्ड, पर्सनल प्रोडक्ट्स का है, ये वर्स हो चुका है, 2 साल के लो पर आ चुका है मार्च क्वार्टर में, और डिले हो गया है टर्न अराउंड में फॉर द फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स सेक्टर। यहाँ पे एफएमसीजी वॉल्यूम ग्रोथ मार्च क्वार्टर में सिर्फ 3.5% रहा है, सबसे स्लोएस्ट है 2023 से। ईयर अगो मार्केट 5.5% ग्रो हुआ है सेम क्वार्टर में, और सेल्स वॉल्यूम रूरल मार्केट्स में बढ़ा है 2.7%, जो 6.3% एक साल पहले था, तो काफी कम है, ऑलमोस्ट वन थर्ड हो चुका है ये। तो हाउस होल्ड लेवल पे अर्बन एरियाज यहाँ पे ग्रोथ को ड्राइव कर रहे हैं,
छोटे लोकल ब्रांड अब आउट परफ़ॉर्म कर रहे हैं बड़े ब्रांड को। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखना है। इंडिया में जो छोटी कंपनीज़ है ना, अब वो अपनी जगह बना रही हैं। चाहे आप शार्क टैंक में आकर देखो, शार्क टैंक वगैरह की अलग कैटेगरी बनी हुई है ज़ोमैटो पे, स्विगी पे एंड ब्लिंकिट वगैरह पे जो 10 मिनट डिलीवरी मैं कहूँगा इनकी प्लेटफ़ॉर्म्स है ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो। तो इनसे भी काफ़ी छोटी-छोटी जो कंपनीज़ हैं, इनका डिमांड काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है। तो बड़ी कंपनीज़ के लिए इस टाइम पे काफ़ी बड़ा चैलेंज है। छोटी-छोटी ढेर सारी कंपनीज़ हैं जो उनके मार्केट शेयर को कहीं न कहीं खा रही है। अर्बन मार्केट्स अकाउंट करते हैं 50 से 70% ओवरऑल सेल्स के लिए अगर आप देखोगे जहाँ पे पास्ट ईयर में इन्फ्लेशन ज़्यादा रहा है, कंजम्पशन काफ़ी कम रहा है। रूरल एरियाज़ आउट परफॉर्म कर रहे थे लेकिन मार्च में बड़ा ही बेकार डेटा आया, 2.7% का कंजम्पशन ग्रोथ तो कुछ है ही नहीं। जहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रूरल एरियाज़ में इनकम भी बढ़ेगी, गवर्नमेंट की वेलफेयर स्कीम भी आई है और साथ ही साथ आप देखो मानसून भी बढ़िया चलेगा, लोगों को ये एक्सपेक्टेशंस है। तो जो डेटा है कुछ डी2सी और अनलिस्टेड प्लेयर्स का वो कैप्चर नहीं होता ग्रोथ में। ग्रोथ यूजुअली हम बड़ी कंपनीज़ की देखते हैं जहाँ पे थोड़ा-सा हम कहेंगे सजिश डिमांड देखने को मिल रहा है, सजिश वॉल्यूम ग्रोथ है। डिमांड रिवाइवल तो जो कंपनीज़ हैं उन्होंने फ्लैग किया है सॉफ्टनेस डिमांड में एंड श्रिंकिंग हाउसहोल्ड बजट्स। ज़्यादातर प्रेडिक्ट कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग रिकवरी इस फिस्कल ईयर एंड जीसीपीएल मैनेजिंग डायरेक्टर सुधीर सीतापति ने कहा है कि ये बुलिश हैं कंज्यूमर डिमांड के लिए ओवर नेक्स्ट 12 मंथ्स। तो जितने भी इम्पोर्टेंट सीईओज़ वगैरह हैं वो क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट 12 मंथ्स, 18 मंथ्स, 15 मंथ्स ये बढ़िया न्यूज़ लाने वाले हैं एफएमसीजी सेक्टर के लिए। तो मैं यही देखूँगा कि अगर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, तो मुझे पता है कि आज अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो आज 6 महीने तक कुछ बढ़िया हो सकता है रिज़ल्ट्स ना आए एफएमसीजी के, लेकिन 12 महीने बाद, 13 महीने बाद या 15 महीने बाद से हम बढ़िया यहाँ पे वॉल्यूम पिकअप करेंगे एंड बढ़िया हम लोग ग्रोथ राइड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियोज़ ऐसी आपको अच्छी लगती हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम रोज़ आप ऐसी वीडियोज़ आप सबके लिए लेकर आते हैं। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।